हाँ जी, हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल दिशा साइंस क्लासेस पे। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एक बार सभी लोग आ जाइए, मैं आ चुका हूं। जी हाँ, हाँ जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सभी लोगों का स्वागत है अपने अपने प्लेटफॉर्म दिशा साइंस क्लासेस पे। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए बच्चे जी, सभी लोग जुड़ जाइए। मैं आज जो है आप लोगों को एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछले चैप्टर में आप लोग पूरे 25 क्वेश्चन किए थे 3 चैप्टर के। ठीक है, आप लोगों के कितने आए थे मैंने देखा, बहुत सारे बच्चे जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए, बोले कि मेरा गुरुजी 28 आया है, 30 आया है। कुछ लोग जो है 30 में 30 दिए थे, 25 दिए थे, 26 दिए थे। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। जी हाँ, तो एक बार जो है आप सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, और उसके बाद हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, हाँ जी, तो चलिए बहुत बढ़िया जी। चलिए आते हैं, एक बार हम लोग चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी बताइएगा जी। ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी बताइएगा। हाँ, कैसी है ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी? बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और एक बच्चे हैं आदिति, संध्या, क्या नाम है, बगल के गांव के हैं क्या? क्या? हाँ जी, हाँ है। गुड इवनिंग मिस्टर सुमित गुप्ता। और बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, जैसे समीम अंसारी और बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, हाँ चलिए जी। हाँ, चंदन कुमार और प्रमोद कुमार, राजीव कुमार, मंटू कुमार, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज? जंतु जगत। क्या पढ़ेंगे बच्चे जी? बोलिए तो, सभी लोग बताएंगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। जंतु जगत, यानी इसको हम क्या कहेंगे? एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एनिमल एनिमल किंगडम पढ़ने वाले हैं बच्चा जी। एनिमल किंगडम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उन सभी जीव जंतुओं के बारे में आपको एनिमल किंगडम के अंतर्गत पढ़ना है। किसमें? एनिमल किंगडम के अंतर्गत पढ़ना है। पिछला जो चैप्टर था वो क्या था? प्लांट किंगडम था। क्या था? प्लांट किंगडम था। इस वजह से उसमें प्लांट के बारे में पढ़े थे, और यहाँ पे आप लोग एनिमल यानी जंतु के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत? गुड इवनिंग जी, सभी को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है अपने दिशा साइंस क्लास पे। ठीक है, राधे राधे कृष्णा जी, राधे राधे। चलिए बड़े, अब हमने बात किया था कि एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का मतलब यह हुआ कि उसमें प्लांटों का अध्ययन हुआ, लेकिन यहां पे एनिमल किंगडम में केवल एनिमल का अध्ययन होगा, जीव जंतुओं का अध्ययन होगा, प्राणियों का अध्ययन होगा। हमारे आसपास बहुत सारे प्राणी पाए जाते हैं जिनको हम प्रतिदिन अपने डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, उनसे मिलते जुलते हैं, उनसे रूबरू होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव जंतु हैं, जैसे समुद्र में पाए जाने वाले की अगर बात करें, हाँ, स्पंज की बात करें, समुद्री घोड़ा की बात करें, समुद्री एनिमोन की बात करें, नाइडेरिया की बात करें, एनिलिडा की बात करें, तो इन सारे जीव जंतुओं को हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन फिर भी उनके गुणों को पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कहेंगे कि बच्चा जी सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी अपने साथ जोड़ लीजिए। ठीक है, हाँ, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए, और उसके बाद हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको तो हम ये बताना चाहेंगे कि इसमें जितने भी, बिल्कुल देखिएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे जीव जंतुओं को आप देख पा रहे होंगे, कुछ ऐसे प्राणी को आप देख रहे होंगे जिनको आप इसके पहले नहीं देखे हैं। ठीक है, हाँ, कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनको अभी तक हमने नहीं देखा। इस वजह से नहीं देखा क्योंकि वे समुद्री होते हैं। ठीक है, अधिकांशतः अगर देखा जाए तो समुद्री हैं जिनको हम नहीं देख पाते हैं। तो उन सभी जीवों को भी आपको पढ़ना है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, बढ़े आगे। अब यहां पे देखिए, प्राणी जगत यानी एनिमल किंगडम, अध्याय 4 इसमें हम लोग प्राणियों के बारे में पढ़ेंगे, और इनमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे बच्चा जी, हमने आपको बताया था कि जब वर्गीकरण लाया गया, ठीक है, जब वर्गीकरण आया तो उस समय सबसे पहले वर्गीकरण किसने दिया? मैंने आपको बताया था उसमें कि
जब यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति जब हुई थी, उस उत्पत्ति यानी कि जब पृथ्वी पर जीव जंतु आए, उस जीव जंतुओं के आने के समय ही वैज्ञानिकों के यानी कि जब जब कहने का मतलब है कि जीव जंतु उत्पन्न हो गए, उसके बाद जितने भी वैज्ञानिक आए, उन सारे वैज्ञानिकों के मन में ये आया कि इनको वर्गीकृत किया जाए, इनको अलग अलग किया जाए, लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड मानदंड नहीं मिल पाया था। लेकिन एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु, एरिस्टोटल। उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि मानक मापदंड दिया वर्गीकरण का। क्या दिया? मानक मापदंड दिया। और मैं आप लोगों से यह पूछूंगा कि अरस्तु साहब ने, जिन्हें एरिस्टोटल कहा गया, उस एरिस्टोटल ने जो समस्त पादप था उसको कितने वर्गों में बांटा, और जितने भी जंतु थे उसको कितने वर्गों में बांटा? एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि जितने भी पादप थे उसको कितने वर्गों में बांटा गया। हाँ, मैं आप लोगों से पूछा हूं कि एरिस्टोटल, अरस्तु जो थे, अरस्तु, इसको क्या कहे? एरिस्टोटल ना जी, एरिस्टोटल जो थे, ये सबसे पहले किसको बांटे? पादप को बांटे जी। किसको? पादप को। तो पादप को कितने वर्गों में बांटा? बताइए जल्दी से, पादप को कितने वर्गों में बांटा? तो आप कहिएगा कि गुरुजी पादप को इन्होंने 3 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा। उन्होंने कहा कि एक तो हो जाएंगे शाक। क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे शाक, और दूसरे को उन्होंने कहा कि दूसरा है झाड़ी। क्या है? झाड़ी। और तीसरे को उन्होंने क्या कहा? तीसरे नंबर में कहा उन्होंने कि एक जो होते हैं वृक्ष होते हैं। क्या होते हैं? वृक्ष होते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम जंतु की बात कर लें, किसकी बात कर लें? जंतु की बात कर लें, तो जंतुओं को कितने वर्गों में बांटा जी इन्होंने? अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि इन्होंने जो जंतु है, या इन्हीं को हम क्या कहेंगे? प्राणी कहेंगे। ठीक है, प्राणी या जंतु, इन जंतुओं को इन्होंने कितने वर्गों में बांटा? तब आप क्या बताएंगे? जल्दी से बताइएगा कि कितने वर्गों में इन्होंने बांटा। तो आप कहेंगे गुरुजी 2 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा। एक बार याद कीजिए कि जंतु यानी प्राणी को अरस्तु साहब ने कितने वर्गों में बांट दिया? 2 वर्गों में बांट दिया जी। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। और वो 2 वर्ग कौन सा था? तो याद कीजिए, मैंने आपको बताया था ई नईमा। क्या बताया था? ई नईमा, ई नईमा। और एक क्या था? ए नईमा। एक हो गया ई नईमा, और दूसरा क्या था? ए नईमा। ए नईमा। ठीक है, हाँ, याद आ रहा है जी? याद आ रहा है? बताइए, याद आ रहा है ये चीज? मैंने आपको बताया था शुरू में, पिछले चैप्टर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें आप लोगों को मिले थे अरस्तु साहब, जिन्होंने वैज्ञानिक मानदंड दिया था, और इन्होंने ही सबसे पहले समस्त जीवों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया, लेकिन इनका सफल नहीं रहा, है ना? लेकिन आप जो है अब उस बात को फिर से याद कीजिए कि जंतु यानी कि प्राणी को उन्होंने 2 वर्गों में बांट दिया। वो वर्ग कौन सा था? तो एक था ई नईमा, और दूसरा था ए नईमा। कहिएगा कि इसमें आधार क्या बनाया उन्होंने? हाँ जी, इसमें आधार क्या बनाया उन्होंने? तो आप कहेंगे कि आधार क्या था जी? आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति, है ना जी? आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, यानी कि इन्होंने, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बांटते समय उन्होंने आधार क्या बनाया था, तो आप कहिएगा कि प्राणियों में जो आरबीसी, आरबीसी की उपस्थिति, आरबीसी की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति, एवं अनुपस्थिति आधार था। ठीक है, अनुपस्थिति क्या था? आधार था। अनुपस्थिति आधार था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आधार क्या था उसका? तो आरबीसी की उपस्थिति और आरबीसी की अनुपस्थिति, इसी आधार पे उन्होंने वर्गीकृत किया। चलिए, समझ गए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जी, बहुत अच्छा। इतनी बातें आपको पहले, इसके पहले वाले क्लास में आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, हाँ, बड़े, हाँ जी, बहुत बढ़िया। आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इन्होंने वर्गीकृत किया था। अब आप ये हम बात बताइए कि आरबीसी का फुल फॉर्म आपको पता होगा?
ठीक है। आरबीसी का फुल फॉर्म आप सभी लोग लिख दीजिए कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है और उसका जीवन काल। हाँ, 2 क्वेश्चन आप बता दीजिए। यहीं पे एक स्लाइड ले लेता हूं और आपसे क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है। आरबीसी, इसका फुल फॉर्म आपको लिख देना है यहाँ पे। हाँ, फुल फॉर्म आपको लिख देना है, जिसको लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। दूसरे नंबर में आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल आपको बताना है, जीवन काल आपको बताना है। ठीक है, जीवन काल बताना है। और हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए। और एक और क्वेश्चन यहीं पे ले लीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन और, आरबीसी, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, कहाँ होता है, ये सब कुछ जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये सब कुछ जानना। ठीक है, हाँ, रेड ब्लड सेल, बहुत बढ़िया जी, बच्चे आंसर देने शुरू कर दिए। रेड ब्लड सेल होता है गुरुजी, ठीक है, रेड ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल होता है। और कहीं कहीं आपको मिलेगा रेड ब्लड कार्पल्स, क्या मिलेगा। और जीवन काल की बात करें तो 20 से 120 दिन, 20 से 120 दिन होता है। कहीं कहीं डायरेक्टली आपको मिलेगा 120 दिन। अगर निर्माण की बात करें तो निर्माण कहां होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता है, लाल अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में होता है। और ये मज्जा कहां पाया जाता है, तो कहिएगा जांग की हड्डी में। कहां पाया जाता है, जांग की हड्डी में, यानी जिसको फीमर कहते हैं, जांग की हड्डी में खोखला पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा। और वहीं पे इसका निर्माण होता है। ठीक है, हाँ, बढ़े आगे। अब आते हैं अपने मूल पॉइंट पर बच्चा जी, सीधे आते हैं अपने मूल पॉइंट पे। और इस चैप्टर में पहले आप लोगों को जानना है, हाँ जी, चौथे चैप्टर में मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर नंबर कितना है जी, 4 है। जितने बच्चे बाद में आए हैं मैं उन लोगों को बता देना चाहूंगा, ये चैप्टर नंबर 4 है। और इसमें सबसे पहले प्राणियों के अभिलाक्षिक, जो अभिलाक्षिक गुण होते हैं, उस गुण के बारे में समझेंगे। ठीक है, हाँ, सबसे पहले हम उस गुण के बारे में बात करेंगे जो प्राणियों में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एक प्राणी हो गए, हम लोग क्या है, हम लोग भी एक प्राणी है, बस हमारे अंदर कौन सा गुण पाया जाता है। और वही जल में रहने वाला, अगर ये क्या कहते हैं, मछली को देखिए, या आप हाइड्रा की बात कीजिए, पैरामीशियम की बात कीजिए, आप सेवाल की बात कीजिए, हाँ, और एनिलिडा की बात कीजिए, एस्पंजिला की बात कीजिए, तो उन सभी जीवों के जो गुण है, उसके अभिलाक्षणिक गुण है, उसके बीच थोड़ा सा तुलना कीजिए। आप तुलना कीजिए, आपको अंतर देखने को मिलेगा कि हमें और जो समुद्री, जो ऐसे हाइड्रा है, या समुद्री घोड़ा है, समुद्री एनिमोन है, या कोई मछली है, उस सब में जो है कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा, है कि नहीं जी। हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे आपको अंतर देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब हुआ कि अब अगर बात हम करें तो सीधे आते हैं पॉइंट पे, तो कहेंगे कि कुछ ऐसे जीव मिलेंगे जिनका शरीर एक कोशिकीय होगा, यानी एक ही कोशिका से बना होगा। और कुछ ऐसे जीव होंगे जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा, यानी बहुकोशिकीय होगा। ठीक है, ये बात समझ गए। लेकिन कुछ अगर पोषण की बात करें तो उसमें से भी कुछ ऐसे प्राणी होंगे जो विषमपोषी होंगे, है ना जी। हाँ, प्राणी होंगे तो क्या होंगे, विषमपोषी होंगे। और कुछ ऐसे प्राणी होंगे जो प्राणी समभोजी होंगे। ठीक है, हाँ, अब समझ में आ रही होगी आप लोगों को, विषमपोषी और प्राणी समभोजी। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट आपको पता चलना चाहिए कि प्राणी समभोजी में क्या होता है कि ठोस या तरल के रूप में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। क्या होता है, अंतर्ग्रहण होता है। जैसे जैसे मान के चलिए कि आपको अगर भोजन दिया जाता है तो उस भोजन को, यानी कि उस भोजन का क्या करते हैं, ठोस या तरल के रूप में आप बकल कैविटी में डालते हैं और तब उसको आप शरीर के अंदर ले जाते हैं, फिर जाकर के पाचन की क्रिया होती है। ठीक इसी प्रकार से मेढक में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये रही बेसिक बातें। ठीक है, ये क्या हो गई, बेसिक बातें हो गई इसमें। तो हम कहेंगे इसके अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या होंगे, तो इसमें जीव जो होते हैं वह बहुकोशिकीय होते हैं और विषमपोषी होते हैं, प्राणी समपोषी होते हैं। ठीक है, तो अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में अगर बात करें तो पहले क्या लिखेंगे, तो हम कहेंगे कि ये बहुकोशिक होते हैं। क्या होते हैं,
हम लिखेंगे पहला कि ये बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। बात समझ में आ गए? बहुकोशिकीय का मतलब आप सभी लोगों को पता होगा, और बहुकोशिकीय को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? ये होते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं जी, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं। कोई दिक्कत? ये होते हैं मल्टी सेलुलर। जैसे आप मल्टीपल बॉय हैं, ठीक है, हाँ, मल्टीपल इंटेलिजेंट आपके अंदर पाया जाता है, साथ ही साथ पढ़ भी रहे हैं, और साथ ही साथ कमेंट भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, यानी कि आप एक ही बार में कई काम का संपादन कर रहे हैं, यानी कि ये मल्टीपल होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, दूसरे की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं विषम पोषी। क्या होता है जी? विषम पोषी होते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि ये कैसे होते हैं, 2 नंबर में, यहां 1 नंबर डाल दीजिएगा, आप 2 नंबर यहां डाल दीजिएगा। ठीक है, यहां पे आप 2 नंबर डाल दीजिएगा और लिखेगा ये कैसे होते हैं? विषम है, विषम पोषी होते हैं। कैसे होते हैं? विषम पोषी होते हैं जी। हाँ, देखिए सोसी लिख दिए, विषम पोषी होते हैं। ठीक है, और विषम पोषी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विषम पोषी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए? तो आप कहिएगा कि गुरुजी विषम पोषी को हम कहते हैं हेटेरोट्रोपिक। क्या कहते हैं? विषम पोषी को हम कहते हैं हेटेरोट्रोपिक है। क्या कहते हैं? हेटेरोट्रोपिक है ना जी, हेटेरोट्रोपिक। तो ये तो 2 हो गए। अब एक बात करते हैं होलोजोइक की। किसकी बात करते हैं? होलोजोइक की, जिसमें हम लोग आते हैं। ठीक है, हाँ, होलोजोइक का मतलब क्या हुआ कि जो जीव ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन प्राप्त करे, अंतर्ग्रहण करे, उसको कहेंगे ये प्राणी समभोजी है। प्राणी समभोजी है यानी होलोजोइक है। ठीक है, तो तीसरे नंबर में क्या आ जाएगा? तो तीसरे नंबर में आ जाएगा गुरुजी, क्या आएगा तीसरे नंबर में? होलोजोइक। तो यहां 3 नंबर डालिएगा और लिखेगा प्राणी समभोजी, प्राणी समभोजी। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां प्राणी समभोजी को क्या कहेंगे? तो आप कहिएगा प्राणी समभोजी को होलोजोइक कहेंगे। क्या कहेंगे? होलोजोइक। क्या कहेंगे जी? होलोजोइक कहेंगे। तो ये 3 जो है लक्षण है, ये 3 क्या है? गुण है। किसके गुण है? तो आप कहिएगा कि प्राणियों के गुण है। ये प्राणियों के क्या है? गुण है, और ये सभी प्राणी में इस तरह के गुण पाए जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो बढ़े आगे। अब बात हम लोग करेंगे एकदम, अब बात करेंगे कि जब वर्गीकरण किया गया इन प्राणियों का, उस समय वर्गीकरण का आधार क्या माना गया? आधार क्या माना गया? तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले अगर लाखों के संख्या में, अगर लाखों जीव जंतुओं के बारे में अगर अध्ययन करेंगे, आप इमेजिंग करेंगे, आप तुलना करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि उनमें बहुत सारे अंतर देखने को मिलेंगे, बहुत सारे डिफरेंट आपको दिखाई पड़ेंगे कि इनका भोजन ऐसे है, यानी कि इनमें भोजन करने का तरीका ये है, इनमें भोजन करने का तरीका ये है, ये स्वपोषी है, ये विषम पोषी है, ये एक कोशिकीय है, और ये बहुकोशिकीय है ना जी। मतलब ये हुआ कि लाखों की संख्या में जीव जंतु इस पृथ्वी पर है, लेकिन उन सब में जो है भिन्नता पाई जाती है, उन सब में अलगाव पाया जाता है, अलग अलग प्रकार के उनमें गुण पाए जाते हैं, और यही सब आधार बने किसका? वर्गीकरण का आधार बना। ठीक है, ये सब क्या बना? तो ये सब के सब जो है वर्गीकरण का आधार बना। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ, ये चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि किस कारण से इनको अलग अलग किया गया। ठीक है, हाँ, मैं बता दूं, हाँ जी। अब देखिए यहां बात कर लेते हैं जी। देखिए ये वर्गीकरण के आधार की हम बात कर रहे हैं, किसके? वर्गीकरण के आधार की बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि जितने भी जीव जंतु होते हैं, पाचन के मामले में, पाचन तंत्र के मामले में, आहार नाल के मामले में भी डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोशिकीय स्तर उनका अलग होता है, अंग तंत्रों का ऊतक के आधार पर देखा जाए वो भी अलग होता है, यानी काफी डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। इन सबके आधार पर उनको क्या किया जाएगा? अलग अलग वर्गों में बांटा जाएगा। ठीक है, समझ गए जी? हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया चलिए बहुत अच्छा जी।
बहुत जल्दी आप लोग समझ जाते हैं। धन्यवाद आप लोगों का। चलिए बात करते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले, ठीक है, एक बार लिख लेंगे, इसमें 2-3 लाइन आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं लिखवाएंगे, इसमें 2-3 लाइन आप लिख लीजिएगा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले, कहां, पृथ्वी पर पाए जाने वाले, पर पाए जाने वाले, पाए जाने वाले जीवों में भिन्न भिन्न है ना जी, भिन्न भिन्न कहिए या अलग अलग कहिए, बात सेम है। भिन्न भिन्न पृथ्वी पर पाए जाने वाले, अलग अलग भी रह सकता है, वहां आप चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, भिन्न भिन्न लिख सकते हैं, यानी कि अलग अलग या भिन्न भिन्न आकृति होती है। क्या होती है? आकृति। जैसे आप देखोगे कि इस पृथ्वी पर छोटे से लेकर के बहुत बड़े जीव भी पाए जाते हैं, यानी अत्यंत सूक्ष्म जीव से लेकर के विशाल जीव भी पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब भिन्न भिन्न आकृति, उनका आवास भी अलग अलग होता है ना जी, आवास भी क्या होता है? अलग अलग होता है। और जब हम आवास की बात करें तो उनकी प्रकृति की भी हम एक बार बात करेंगे, यानी कि प्रकृति की बात करेंगे। किसकी? प्रकृति की बात करेंगे। और वही बात करेंगे उसके स्वभाव की। किसकी? स्वभाव भी क्या होते हैं? स्वभाव भी अलग अलग होते हैं। स्वभाव भी अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। बात सही है कि नहीं जी? हाँ, एकदम सही बात है। अगर हम बात करें जी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में भिन्न भिन्न आकृति आवास, यानी कि उनकी आकृति भी अलग है, उनका आवास भी अलग है, और उनकी प्रकृति यानी कि उनका नेचर ये भी अलग है। स्वभाव, उनका स्वभाव भी क्या है? अलग अलग है। और ये सभी के सभी जो है, ये सभी के सभी क्या है? जीवों के गुण है। क्या है? हाँ जी, स्वभाव। हाँ, उस सभी के सभी क्या है? अलग अलग होते हैं। ठीक है, सारे जीव जंतुओं के अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं कि जो वैज्ञानिक है, वो वैज्ञानिक जो है किस आधार पर जीवों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत कर दिए। हाँ, बताइएगा किस आधार पर जीवों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किए। तो मैं आपको यह बता दूं कि प्राणियों को या जीव जंतुओं को वर्गीकृत करने के लिए कुछ मापदंड लिए जाते हैं, जिस मापदंड के आधार पर जीवों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे अगर बात करें पाचन की, तो पाचन आ जाएगा, है ना जी। हाँ, शारीरिक संगठन आ जाएगा, और क्या आएगा? तो सिमेंट्री आ जाएगा, सम्मित आ जाएगा, कार्डेटा आ जाएगा, है ना जी, कार्डेटा आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें भ्रूणीय स्तर की बात करें, तो भ्रूणीय स्तर आ जाएगा। जैसे भ्रूणीय स्तर में आप लोग पढ़े होंगे, हाँ मिला होगा आप लोगों को पढ़ने को, कि इसमें 3 स्तर मिलते होंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो ये भ्रूणीय स्तर जो है, ये सबके सब क्या है? तो ये सबके सब आधार है। किसके आधार है? तो जीवों के वर्गीकृत करने के, जीवों को अलग अलग वर्गों में बांटने के ये आधार है सबके सब। ठीक है, हाँ समझ गए? तो एक बार सभी को लिख लेंगे आप लोग। चलिए एक बार लिख लेंगे आप सभी लोग, किस आधार पर इन लोगों को अलग अलग किया गया। तो पहले क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग, ठीक है, पहले स्टार दे करके क्वेश्चन बनाएंगे और कहेंगे कि प्राणियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। आपसे सीधे ये क्वेश्चन पूछेगा कि प्राणियों का वर्गीकरण या जीव जंतुओं का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। तो आप कहेंगे कि प्राणियों का वर्गीकरण ना जी, प्राणियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? तो निम्न लक्षणों के आधार पर। किस पे? निम्न लक्षणों के आधार पर किया गया। ठीक है, आधार पर किया गया। ठीक है, किया जाता है। क्वेश्चन नहीं लिखे है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखे है, ध्यान दीजिएगा।
आप लोग इतने तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है, इतना आराम से कर सकते हैं कि प्राणियों का वर्गीकरण निम्न लक्षणों के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि प्राणियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, या प्राणियों के वर्गीकरण का आधार क्या है, ऐसे क्वेश्चन होगा, बना लीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। अब आपको लक्षण में बता देता हूं कि प्राणियों के वर्गीकरण करने के लिए कौन कौन से लक्षण है। तो आप कहिएगा पहला तो लक्षण है शारीरिक, शारीरिक स्तर का गठन। क्या है? शारीरिक स्तर का गठन, कि शारीरिक स्तर यानी जो शरीर है, इस शरीर का निर्माण हुआ कैसे। देखिए बहुत बड़ी कहानी है, इसको समझा रहा हूं, पहले एक नंबर पहले लिख दूं, ठीक है। पहला आप कहिएगा एक नंबर में, कि एक नंबर में क्या कहिएगा, शारीरिक, हाँ क्या कहिएगा जी, कहिएगा शारीरिक, शारीरिक स्तर का गठन, स्तर का गठन। आपको पता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ। अगर जीवों के उत्पत्ति की बात करें कि जीव की उत्पत्ति कैसी होती है, मैंने आपको पहले बताया था, है ना जी, पहले ही बताया था कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है। हाँ, आप सभी लोगों को उम्मीद है, आप सभी लोगों को पता होगा कि शरीर की क्रियात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, यानी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, जल्दी से बताइए। तो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, एक बार आप लोग बताइए। तो एक तो हो गया शारीरिक स्तर का गठन, दूसरा क्या हो जाएगा, पाचन। क्या हो जाएगा, पाचन, ठीक है। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो दूसरा हो जाएगा पाचन, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ना जी, डाइजेशन। और 3 नंबर की अगर बात करें तो तीसरा क्या हो जाएगा, आंसर आना शुरू हुआ, हाँ आंसर आना शुरू हुआ जी, सेल, सेल, सेल। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सभी लोग कह रहे हैं कि शरीर की क्रियात्मक यानी कि आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई सेल को मानते हैं, क्योंकि सेल से ही जो है इतना बड़ा शरीर बना हुआ है, ठीक है। इतना बड़ा शरीर किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, ठीक है। हाँ, तो सेल जो होता है शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया एक तो शारीरिक स्तर का गठन, दूसरा हो जाएगा पाचन। तीसरे नंबर की बात करें गुरुजी, तीसरे नंबर की बात करें तो परिसंचरण। क्या होगा, परिसंचरण। और इस परिसंचरण क्या कहेंगे, सर्कुलेशन। क्या कहेंगे, सर्कुलेशन। उसके बाद हम बात करेंगे सम्मित। क्या बात करेंगे, अगर बात करें सम्मित, सबके बारे में बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। सम्मित, हाँ सम्मित यानी कि सम्मिति कहिए, सम्मिति लिख देते हैं, आपको मिलेगा सम्मिति, ठीक है। सम्मित क्या होता है, सिमेट्री क्या होता है, कि जीवों का शरीर क्या होता है, एक जो है कंकाल के द्वारा 2 भागों में बटा होता है। क्या होता है, 2 भागों में बटा होता है, अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं सम्मित, है ना जी। इसमें आपको मिलेगा और ये सम्मित। क्या मिलेगा, और ये सम्मित पढ़ने को आपको मिलेगा। हाँ ठीक है, हाँ रुक जाइए ठीक है, कोई बात नहीं, भूल गए हैं तभी तो हम हैं, भूलने नहीं देंगे, अब नहीं भूलने देंगे, बिल्कुल नहीं भूलने देंगे जी, ठीक है। हाँ, अब भूलना नहीं है आपको। हाँ, मैंने आपको बताया था 5 नंबर में, हाँ 5 नंबर में मैंने क्या बताया था कि अस्तर होते हैं, भ्रूण में अस्तर पाए जाते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें 2 ही अस्तर होते हैं, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो 3 अस्तर होते हैं। यानी कि कहने का मतलब होता है कि जिनमें 2 ही अस्तर होगा उसको कहेंगे द्विस्तरीय, और जिनमें 3 स्तर होगा उसको कहेंगे त्रिस्तरीय। तो ये बट गए कि नहीं, जीव जंतु ये बट गए। तो इस तरह से अब भ्रूणीय स्तर यानी कि भ्रूण स्तर के आधार पर, भ्रूणीय स्तर के आधार पर इनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया। और 3 स्तर आपको बता दिए, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। एक एक करके पढ़ेंगे तो ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, भ्रूणीय स्तर। क्या लिखेंगे 5 नंबर में, तो आप कहिएगा भ्रूणीय स्तर है। क्या है, भ्रूणीय स्तर है, ठीक है। ये 5 हो गए, और लिखिएगा जी, हाँ एक और आप महत्वपूर्ण लिखिएगा, कार्डेटा। क्या लिखिएगा, कार्डेटा। हाँ 6 नंबर में आप लिखेंगे कार्डेटा। कहिएगा ये गुरुजी कार्डेटा क्या होता है, तो ये देखिएगा, जब आप देखिए ये जब वैज्ञानिक है ना, तो सबसे पहले जो है देखिएगा कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिसमें पृष्ठ रज्जु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पृष्ठ रज्जु। जैसे हम लोग के पीछे से देखिएगा, जैसे हम इधर खड़े हैं तो पीछे तो घूमेंगे नहीं, पीछे घूम करके नहीं दिखा पाएंगे, यहाँ नहीं दिखाएंगे, ठीक है। हाँ पीछे से देखिए, ये पीछे से जो है स्पाइनल कॉर्ड, जानते होंगे आप लोग, स्पाइनल कॉर्ड, पृष्ठ रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी
हड्डी पूरे नीचे तक गई है, पूरे नीचे तक गई है। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जिनमें ये चीजें नहीं पाई जाती है। इस आधार पर भी जीवों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया गया, अलग अलग वर्गों में बांटा गया। ठीक है, तो ये हो गए 6 के 6 क्या हो गए, तो प्राणियों के वर्गीकरण करने का आधार हो गया। ठीक है, समझ गया जी, समझ गया इतना? हाँ बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल जी, पृष्ठ रज्जु, हाँ ठीक है। हाँ तो ये सब के सब क्या है, तो ये सब के सब आधार है जी। ठीक है, बढ़े आगे। इतनी बातें आप लोगों को एकदम सिंपल भाषा में समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे, यहीं से बात करेंगे किसकी, शुरुआत करेंगे हम शारीरिक स्तर के गठन से। कहां से शुरू करेंगे, हम पहले एक एक करके बात करेंगे। कहां, हम एक एक करके बात करेंगे शारीरिक स्तर के गठन से। और इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि ध्यान दीजिएगा कि ये जो कोशिका होती है बच्चा जी, ये जो कोशिका होती है, ठीक है, ये जो कोशिका है, इस कोशिका के द्वारा जो है, इस कोशिका के द्वारा क्या बनता है, तो आप कहिएगा कि कोशिकाओं के समूह से, किससे, कोशिकाओं से समूह से क्या बनता है, तो आप कहिएगा कौन है जी, ये सत्यम कुमार सर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कैसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहां से आ गया ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहां से आएगा जी सत्यम कुमार, कॉपी पेस्ट बार बार नहीं कीजिए। ठीक है, हाँ इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, इस वजह से नहीं बताया। जहां आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ज्यादा इसमें ज्यादा झंझट नहीं है, न्यूमेरिकल आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, हाँ मिलेगा ही नहीं, 1-2% आपको जनसंख्या निकालने की मिलेगा परसेंटेज में। ठीक है, हाँ और थोड़ा सा आपको निकालना है उसको क्या कहते हैं, वाइटल इंडेक्स, वो भी 12th में जाइएगा तो वहां पे वाइटल इंडेक्स निकालना पड़ेगा, मृत्यु दर का परसेंटेज निकालना होगा, जन्म दर का निकालना होगा और वाइटल इंडेक्स का। ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। परसेंटेज आपको और कहां का निकालना है, साइटोसिन, गुआनिन, एडिनिन और थाइमिन। ठीक है, इन सब में ही आपको निकालना होगा, इससे हट करके आपको कुछ भी नहीं करना है, न्यूमेरिकल के पीछे आप नहीं पड़िए। ठीक है, फिजिक्स के क्लास में आप बात कीजिएगा, यहाँ ओनली बायोलॉजी की बात कीजिए। ठीक है, सॉरी आप से, हाँ मैं इसके बाद अगर कुछ भी पूछिएगा तो मैं आपका जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, हाँ केवल बायोलॉजी की बात कीजिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे कोशिका मिलकर के, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं जी, तो आप कहिएगा कि कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक। यानी कि अलग अलग कोशिकाएं हैं, जब 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं, यानी कि कई कोशिकाएं जब एक साथ मिलेगी और एक साथ मिलेगी तो उसको क्या कहेंगे, टिश्यू कहेंगे। क्या कहेंगे, टिश्यू यानी ऊतक कहेंगे। ये बात आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, और इस ऊतक के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतकों के समूह को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अंग। क्या कहते हैं, अंग कहते हैं जी। क्या कहते हैं, ऊतकों के समूह को क्या कहते हैं, अंग कहा जाता है बच्चा जी, अंग कहेंगे। क्या कहेंगे, अंग। और जब ये अंग समूह बना लेगा, अंगों के समूह को क्या कहेंगे, तो अंग तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे, अंग तंत्र। ये सब कुछ आप लोग जानते हैं पहले से, इसको कहते हैं अंग तंत्र ना जी, अंग तंत्र। यानी कि यहां पे आ गया ऑर्गन सिस्टम, इसको कहेंगे सेल। क्या कहेंगे, ये हो गया सेल ना जी, टिश्यू यानी सेल, ये हो गया सेल। और इसके बाद ये हो गया टिश्यू। क्या हो गया, ये हो गया टिश्यू यानी कि ऊतक। यहां आते आते ये बन गया ऑर्गन। क्या बन गया, ऑर्गन बन गया, ऑर्गन। और जब ऑर्गन समूह बनाया तो ये बनाया ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम बना लिया, ऑर्गन सिस्टम बना लिया। इतना क्लियर है। लेकिन अब बात करते हैं कि इस ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, तो इस ऑर्गन सिस्टम से बन जाएगा शरीर। क्या बन जाएगा, शरीर बन जाएगा। यानी कि इससे बन जाएगा बॉडी। क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा बॉडी। तो इसी वजह से तो कहा जाता है कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है, तो कोशिका है। कौन है, तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि शरीर की संरचनात्मक, हम कहेंगे शरीर की, क्या हो गया जी शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ना जी, हाँ लिखेंगे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो आप कहिए कोशिका है।
क्या है? कोशिका है यानी सेल है, कोशिका है यानी सेल है। बात समझ गए? हाँ, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बढ़िया, चलिए ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं, हम लोग एक एक करके बात करेंगे, शारीरिक स्तर का संगठन की बात करेंगे। एक बार देख लेते हैं, छूटा तो नहीं है? चलिए, कोई नहीं छूटा है। हाँ, एक एक पॉइंट को आपको एकदम क्लियर करके समझाएंगे, नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा, ठीक है। अब बात हम करते हैं शारीरिक स्तर के संगठन या संगठन के स्तर की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, स्तर की बात करते हैं तो वही बात आपको यहां लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। प्राणियों में, किसमें? प्राणियों में जी ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल, सेल को कहते हैं, हाँ, कोशिका को कहते हैं, सेल को ही कहते हैं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है, तो हम बात करें कि प्राणियों पे विभिन्न यानी भिन्न भिन्न स्तर का शरीर का संगठन पाया जाता है। यानी कि हम यहाँ पे बात करें कि जितने भी प्राणी होते हैं उन सभी प्राणियों में अलग अलग स्तर के शरीर का संगठन पाया जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि किसी जीवों का शरीर छोटा होता है, यानी कि उनके शरीर का संगठन अलग होता है, किसी जीव का अलग होता है, किसी जीव का अलग होता है। यानी जितने भी जीव पाए जाते हैं उन सारे जीवों के शारीरिक स्तर का संगठन समान नहीं होता है, वे अलग अलग होते हैं, ठीक है। बात समझ गए? मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी जीव जंतु हैं उन सारे जीव जंतुओं के शारीरिक स्तर का जो संगठन है वो सबका सब क्या है? अलग अलग है, सभी अलग अलग है, सबके सब सेम नहीं है, ठीक है, सबके सब सेम नहीं है। मैंने आपको ये बात बता दी, तो इस बात को आप लिखेंगे कि प्राणियों में भिन्न भिन्न स्तर का, ठीक है, क्या लिखेंगे कि प्राणियों में भिन्न भिन्न लिखिए, चाहे अलग अलग लिखिए, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। भिन्न भिन्न स्तर का स्तर, भिन्न क्या लिखिएगा? भिन्न भिन्न स्तर का शरीर, भिन्न भिन्न स्तर का शरीर स्तर संगठन पाया जाता है। भिन्न भिन्न स्तर का शरीर संगठन, सीधे लिखिए, शरीर संगठन पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। और अभी आपको मैंने बताया कि क्या होता है, जो कोशिका होती है वही कोशिका ऊतक बनाती है, फिर वो ऊतक अंग बनाती है, फिर अंग मिलकर के अंग तंत्र, और लास्ट में जाकर के बॉडी का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। यही बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, चलिए, क्या है जी आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं? पूछिएगा तब ना पूछिएगा तब ना जी। मैं अभी तो इसका इति सीधी रेवा खंडा कर रहा हूं, ठीक है। इस वजह से आप लोगों के कमेंट पर ध्यान मेरा थोड़ा कम है, फिर भी मैं देख रहा हूं कि जितने क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं सबका जवाब मैं दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, सबका। आप इतने देर में क्वेश्चन पूछे होते तो आपका जवाब मैं दे दिया होता, ठीक है। क्वेश्चन पूछिए, जितना ज्यादा हो सके क्वेश्चन पूछा कीजिए, ठीक है। हाँ, अलग अलग प्रकार का संगठन पाया जाता है, मैंने यही बात बताया। हाँ, क्या नाम है जी आपका? मैंने आपको यही बात बताया कि प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार का या अलग अलग प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है, ठीक है जी। हाँ, यही मैंने बात बताया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जो प्राणी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, पहले से भी आप लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो प्राणी होते हैं उन प्राणी में कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, जो कोशिका होते हैं उन कोशिकाओं की संख्या के आधार पर प्राणियों को कितने वर्गों में बांटा गया? बताइए तो, कितने वर्गों में बांटा गया? ठीक है, कितने वर्गों में बांटा गया? तो आप कहिएगा 2 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा गया। एक तो हो गया, एक क्या हो गया? तो एक हो गया एक कोशिकीय और दूसरा क्या हो गया? बहुकोशिकीय, ठीक है। बहुत पहले से आप लोग एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय के बारे में बात करते आए होंगे और उसका डिफिनीशन भी लिखते आए होंगे, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा आपकी स्टैंडर्ड बढ़ी है तो परिभाषा को भी थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपडेट करना पड़ेगा। और
स्टैंडर्ड परिभाषा आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा आपको अपने आप को भी अपडेट करना पड़ेगा क्लास के हिसाब से, ठीक है। अभी तक आप इसके पहले बोलते थे कि वैसे जीव जिनमें एक ही कोशिका, यानी कि जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है, उसको क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। यही परिभाषा आप लोग दिए होंगे, है ना जी। मैं आपको बताऊं कि प्राणी कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहिएगा कि ये प्रकार की अगर बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। और एक जो प्रकार है, अगर एक प्रकार की बात करें तो वो हो जाएगा क्या, यूनिसेलुलर। क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर एनिमल। क्या कहिएगा, यूनिसेलुलर एनिमल। और दूसरा कहिएगा बहुकोशिकीय, क्या कहिएगा, मल्टी सेलुलर। एकदम बहुत बढ़िया है जी। लिखिए तो आप लोग पहले नंबर को क्या कहेंगे, एक कोशिकीय। क्या कहेंगे, एक कोशिकीय। इसको और बड़ा लिखते हैं, ठीक है। हाँ, अटेगा नहीं। हम यहां ले लिए और एक को इस साइड लेते हैं, ठीक है। एक को हम ले रहे हैं इस साइड। अब बात करते हैं हम लोग एक नंबर की, एक कोशिकीय। क्या कहेंगे, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय प्राणी, ठीक है। एक कोशिकीय प्राणी, देखिए ध्यान से, एक कोशिकीय क्या कहेंगे, एक कोशिकीय यानी जिनका शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना हो। ध्यान दीजिएगा, एक ही कोशिका से मिलकर बना हो और उनके शरीर की जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं, उन सभी जैविक क्रियाओं का संचालन उस मात्र एक कोशिका के अंतर होती हो, उसी को हम क्या कहेंगे, एक कोशिकीय। यानी कि इसको कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, जल्दी से बोलिए, कहिएगा यूनिसेलुलर। क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एनिमल कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर एनिमल इसको हम कहेंगे। लेकिन वहीं पे अगर बात आती है, वहीं बात आती है मल्टीपल सेलुलर की। किसकी बात आती है जी, हम बात करेंगे मल्टीपल की, यानी कि बहुकोशिकीय की बात करेंगे। बहुकोशिकीय की बात करेंगे, ठीक है। बहुकोशिकीय की बात करेंगे। अगर हम बहुकोशिकीय की बात करें तो इसको क्या कहेंगे, मल्टी। क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर। क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर एनिमल इसको हम कहेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपको ये देखने को मिला मल्टी सेलुलर एनिमल, ठीक है। अब एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि जितने भी जीव जंतु हैं, उन सभी जीव जंतुओं का शरीर अगर एक कोशिका से बना हो तो उसको कहेंगे एक कोशिकीय। क्या कहेंगे, एक कोशिकीय। और ध्यान देने वाली बात है कि उस मात्र एक कोशिका में ही उसके शरीर की जितनी भी जैविक क्रिया है, सबका सब संचालन उसी एक मात्र कोशिका में होगी, ठीक है। हाँ, उसी कोशिका में होगी। इसको विस्तार से देखते हैं, ठीक है। इसको हम विस्तार से देखते हैं, ठीक है। हाँ, क्या कंट्रोल कैसे करें जी, एक मिनट। आपका कहना है मैथ बायोलॉजी दोनों को कंट्रोल कैसे करें। वाह, आप मल्टीपल स्टूडेंट है, मल्टीपल है, बुद्धिजीवी हैं आप, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा है तो आप मैथ और बायोलॉजी दोनों में क्यों लिए हैं जी। हाँ, ऐसा है तो आप मैथ और बायोलॉजी दोनों क्यों लिए हैं, बताइए। आपका फोकस एक तरफ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए। और बस एक तरफ आप फोकस बनाइए और उसको फोड़िए, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन और रात एक क्यों ना करना पड़े, एकदम फोड़ करके आना है। बस आपका फोकस एक तरफ होना चाहिए। या तो आप मैथ लीजिए और उसके तरफ जाइए, या बायोलॉजी लीजिए और बायो के तरफ जाइए, ठीक है। लेकिन आपका इरादा, आपका एम जो है एकदम फिक्स होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए, ठीक है। हाँ, देहात में कहावत कहते हैं ना जी, 2 नाव पर चढ़ना और टांग छितार करके क्या होना। हाँ, इसके आगे कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग बुरा मान जाइएगा, ठीक है। हाँ, तो इस वजह से मैं आपको यही कहूंगा कि आप क्या करें, फोकस अपने आप को किसी एक फील्ड में करें, ठीक है। हाँ, फिर भी चलिए बात हम कर लेते हैं इसके एक एक कर, हाँ, एक एक की बात करते हैं। चलिए बात करें, अब बात करेंगे हम लोग एक कोशिकीय की। किसकी बात करेंगे, एक कोशिकीय की बात करेंगे जी। तो आप यहां पे लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे, एक कोशिकीय। बोलिए तो। हाँ, जैविक क्रिया क्या होती है, शरीर के अंदर होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, जैसे पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, श्वसन हो गया, है ना, सबके सब जैविक क्रियाएं के अंतर्गत आती है, ठीक है। हाँ, जैविक क्रियाएं, मैं तो 10th जैविक क्रिया के मैंने बता दिया मुन्ना कुमार। जैविक क्रिया शरीर के अंदर होने वाली सभी क्रियाएं, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, सब के सब क्या है, जैविक क्रिया होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एक कोशिकीय प्राणी की। किसकी बात करते हैं, तो आप लिखेंगे स्टार दे करके, एक कोशिकीय प्राणी।
एक कोशिकीय प्राणी की अगर बात करें, इस एक कोशिकीय प्राणी को क्या कहे जी, एक कोशिकीय प्राणी को क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा कि इसी को हम कहते हैं गुरुजी यूनिसेलुलर, क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर एनिमल इसको हम कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, यूनिसेलुलर एनिमल। परिभाषा आप लोग दीजिएगा, आप सभी लोगों को परिभाषा मालूम होगा, ठीक है। हाँ गुरुजी ऑनलाइन जीव विज्ञान, क्या बोलिए जल्दी से, हाँ यूनिसेलुलर परिभाषा बताइए, यूनिसेलुलर का परिभाषा क्या होगा। आप लोग पहले से भी जानते हैं कि जिनका शरीर एक ही कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है उसको, हाँ एक एटीपी में कितना, हाँ जी 38 एटीपी बनेगा, कितना बनेगा, 38 एटीपी। आप कहां से कहां लेके चले जाते हैं हमको, क्या मैं कहूं आप लोगों को आप लोगों को मैं यूनिसेलुलर बता रहा हूं, आप खामो खा जो है एटीपी की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। हाँ उसके बाद मैं एटीपी को एक्सप्लेन करूं, उसके बाद आपको मैं बताऊं 38 एटीपी, और फिर आप कहिएगा ना गुरुजी 36 एटीपी, तो मैं आपको बताऊं 38 एटीपी में से 2 एटीपी का ह्रास हो जाता है और अंत में 36 एटीपी मिलता है, ठीक है। हाँ ठीक है जी, ठीक है, इसको बताइए, चलिए भाई इसको बताइए, छोड़िए। हाँ एक कहावत है, और एक कहावत सुन लीजिए, हंसुआ के ब्याह में हंसुआ का गीत होना चाहिए। हंसुआ के ब्याह में अगर खुरपी का गीत होगा तो हंसुआ को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने आपसे पूछा एक कोशिकीय प्राणी का परिभाषा, और आप जो है उल्टे में पूछ रहे हैं कि एटीपी का निर्माण, यानी एक एटीपी में, हाँ एक ग्लूकोज के एक अणु में कितने एटीपी बनेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है ना जी। हाँ इस तरह से सिलेबस को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया जी। हाँ क्या नाम है, हाँ स्मृति नाम है। आप करेंगे कि जिनका शरीर एक ही कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है उसको क्या कहते हैं, एक कोशिकीय कहते हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड परिभाषा में हम चलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड परिभाषा में चलेंगे और लिखेंगे, ठीक है। सभी लोग लिख लेंगे इस परिभाषा को, ठीक है, सभी लोग लिखेंगे मेरे साथ साथ, सभी को इसका आंसर लिखना है, ठीक है। कहिएगा वैसे या ऐसे प्राणी जिनमें एक ही यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, ठीक है। आप कहिएगा ऐसे प्राणी या जंतु ना जी, ऐसे प्राणी या जीव, ऐसे प्राणी या जीव जिनमें जिनमें एक ही यूकैरियोटिक, ध्यान रखिएगा यूकैरियोटिक जिनमें एक ही यूकैरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। तथा इसमें और आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें और लिखना पड़ेगा, तथा शरीर में या शरीर के अंदर शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाएं, ठीक है, शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाएं, क्या सभी शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाएं, लिखे है जी, होने वाली सभी जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती है, ठीक है। एक ही कोशिका में क्या होती है, संपन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, होती है एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, ठीक है, जीव कहलाते हैं। समझ गए, किसी को कोई दिक्कत, कहलाते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, ठीक है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो आप सभी लोग उदाहरण बोलिए, जल्दी से बोलिए। अगर हम उदाहरण की बात कर लें, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका उदाहरण क्या होगा जी, हाँ क्या होगा उदाहरण, जल्दी से बोलिए। हाँ अधिकतर एक कोशिकीय जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, ये बता रहे हैं सत्यम कुमार, वाह बहुत बढ़िया है। चलिए जी, हाँ तो हम बात करें अमीबा और पैरामीशियम। उदाहरण की अगर बात करें तो आप क्या लिखेंगे, अमीबा पैरामीशियम कुछ इस तरह के ही जीव है, पैरामीशियम ना जी, पैरामीशियम चप्पल के आकार का, कैसा, पैरामीशियम ये थोड़ा सा चप्पल के समान होता है, कैसा होता है, चप्पल के समान होता है, ठीक है, समझ गए ये बात। हाँ जी
हाँ हाँ हाँ, एलगी की बात करें सवाल की, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लोरेला चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब दूसरे नंबर की बात करें हम बहुकोशिकीय की, किसकी बात करें, बहुकोशिकीय की बात करें तो लिख लेंगे, बोलिए। अगर हम बात करें दूसरे, अगर आप कहिएगा तो लिखेंगे, ना कहिएगा तो छोड़ देंगे। बहुकोशिकीय की अगर बात करते हैं, बहुकोशिकीय जीव, बोलिए तो कितने लोग लिख लेंगे, बहुकोशिकीय जीव, इसी को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, बोलिए जल्दी से, बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर, क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, बोलिए तो कितने लोग लिख लेंगे, मल्टी सेलुलर को कितने ऐसे बच्चे हैं जो लिख लेंगे, अगर लिख लेंगे तो मैं नहीं लिखाऊंगा, बोलिए जल्दी से, हाँ बोलिए जल्दी से। चलिए दो तीन बातें इसमें आपको कुछ स्टैंडर्ड मिलेगा, ठीक है, हाँ लिखना पड़ेगा जी, लिखना पड़ेगा, लिख लेंगे सर जी, लिख लेंगे, ओहो बहुत बढ़िया, हमेशा करिए लिख लेंगे, ठीक है जी। और बोलिए कौन कौन लिख लेंगे, कुणाल कह रहे हैं कि हम लिख लेंगे, अंशु लिख लेंगे, हाँ पापा की शेरनी, पापा की परी बोल रही है, हम भी लिख लेंगे। और कौन है जी, हाँ साबिद, खुशबू और सादीब कह रहे हैं हम भी लिख लेंगे, निभा कह रहे हैं लिख लेंगे, संजू लिख लेंगे, नंदनी लिख लेंगे, हाँ रोशन कह रहे हैं लिख लेंगे, फनी कह रहे हैं लिख लेंगे, हाँ नाजिम कह रहे हैं लिख लेंगे, वाह बहुत बढ़िया जी, सभी लोग लिख लेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को एक कोशिकीय समझ में आ गई है ना जी। और जब एक कोशिकीय समझ में आ गई है तो बहु कोशिकीय आराम से आप यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर को आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन एक बात इसमें है, एक बात इसमें है, आपको उलझाएगा, जैसे नीट वगैरह के एग्जाम में बैठिए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए तो देखिए बायोलॉजी जो है ना बहुत आसान है, बहुत आसान है, इतना सिंपल बायोलॉजी है, इसके आसान विषय तो हमको कोई नहीं लगता है, ठीक है। आप कहिएगा कि आप अपने सब्जेक्ट की बड़ाई कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ना तो किसी निगेटिव का लोचा है, ना कोई पॉजिटिव का लोचा है, और ना ही किसी न्यूमेरिकल का लोचा है, ठीक है, कोई लोचा यहाँ पे नहीं है, एकदम है जो दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं उसी से रूबरू हो जाना है, आपको बायोलॉजी समझ में आ जाएगी, ठीक है, हाँ ठीक है जी, हाँ जी। तो चलिए एक बार यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जितने बहुकोशिकीय जीव होते हैं उन बहुकोशिकीय, जितने भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं उन बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, तो कहिएगा कि कोशिकाओं के मध्य यानी कोशिकाओं में श्रम विभाजन पाया जाता है। और इस श्रम विभाजन को समझाने के लिए हमें इसके परिभाषा को लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं बता दूं कि श्रम विभाजन कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, श्रम विभाजन आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि श्रम विभाजन किस प्रकार के कोशिका में बनता है, आप कहिएगा कि बहुकोशिकीय जीवों के कोशिकाओं में श्रम विभाजन पाया जाता है, ठीक है। आप कहिएगा गुरुजी श्रम विभाजन क्या होता है, मैं पहली बार श्रम विभाजन सुन रहा हूं। देखिए श्रम विभाजन का मतलब होता है कि कोशिकाओं को अपना अपना काम दिया गया, अलग अलग काम दिया गया कि आप ये काम कीजिए, आप ये काम कीजिए, आप ये काम कीजिए। जैसे हमारे घर के हमारे घरों में क्या होता है, जब कोई फंक्शन होता है या शादी विवाह हो जाए या इसको छोड़ करके कोई भी अन्य फंक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि घर के सभी सदस्यों को जो है एक काम दे दिया जाता है प्रॉपर, कि आपको इसका मैनेजिंग करना है, आपको इसका मैनेजिंग करना है, आपको इसका मैनेजिंग करना है, यानी कि काम को बांट दिया जाता है। वैसे ही बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं के काम अलग अलग होते हैं, इसी को कहते हैं श्रम विभाजन। क्या कहते हैं, श्रम विभाजन। ठीक इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा कि जो मधुमक्खी होती है, क्या होती है, मधुमक्खी, बिल्कुल याद आ रहा है, मधुमक्खी के छत्तों में श्रम विभाजन पाया जाता है। और मैंने आपको बताया था कि मधुमक्खी के छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है, तो आप कहिएगा 3 प्रकार की। याद आ रहा है, याद आ रहा है जी, हाँ याद आ रहा है। श्रम विभाजन का मतलब क्या हुआ कि मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाने वाली जो 3 प्रकार की मधुमक्खियां हैं, नर मधुमक्खी, मादा मधुमक्खी और रानी सेवक मधुमक्खी, यानी नर जिसको ड्रोन कहे, मादा यानी रानी और सेवक यानी
कार्यकर्ता ना जी। तो ये सबके सब क्या है, सबके सब काम अलग अलग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाओं में भी श्रम विभाजन पाया जाता है। ठीक है, राइट हो गया, समझ में आ गई होगी हमको, जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें एकदम आसानी से समझ में आ गई। बोलिए अगर समझ में आ गई तो एक बार थम्स अप कीजिए, यस सर समझ में आ गई है, बढ़िया आ गई। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे, मेरे साथ साथ लिखेंगे आप लोग भी, कहिएगा कि ऐसे प्राणी, लिखेंगे ऐसे प्राणी, ऐसे प्राणी जिनमें, ऐसे प्राणी, हाँ बोलिए, बहुत बढ़िया, जल्दी थम्स अप कीजिए, यस सर समझ में आ गई। हाँ थम्स अप कीजिए। 3 तरह के मधुमक्खियां पाई जाती है, मैंने भी बताया। ठीक है, हाँ मैंने बताया 3 तरह की मधुमक्खी, बहुत बढ़िया, जल्दी से थम्स अप सभी लोग कर दीजिए, बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ लिखिएगा इसको, ऐसे ऐसे प्राणी जिनमें एक से अधिक है, एक से अधिक, एक से अधिक कोशिकाएं, अधिक कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, ये बात तो आप लोग जानते ही हैं, एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है, पाई जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है। लेकिन ध्यान रखना है तथा कोशिकाओं के मध्य, इसी में लिखना होगा, इसी में क्या लिखना होगा जी, तो आप कहिएगा इसी में लिखना होगा तथा, तथा कोशिकाओं के मध्य, इस बात को ध्यान रखिएगा, तथा कोशिकाओं, कोशिकाओं के मध्य क्या होता है, कोशिकाओं के मध्य श्रम विभाजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, श्रम विभाजन, विभाजन, श्रम विभाजन। और श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है जी, तो कहिएगा कार्य का बंटवारा। क्या होगा, कार्य का बंटवारा, बंटवारा, समझ रहे हैं ना, कार्य का बंटवारा का मतलब क्या हुआ, काम को बांट दिया गया कि आपका काम ये है, आप ये काम कीजिए, और आपका काम ये है, आप ये काम कीजिए। जैसे यहां भी वैसे ही चल रहा है, जैसे हमें बायोलॉजी का जिम्मा दिया गया कि आपको बायोलॉजी पढ़ाना है, बायोलॉजी बच्चों को समझाना है, तो मेरा काम ये है कि ओनली बायोलॉजी आपको बताना है। ठीक है, हमको कोई मतलब नहीं है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश से। ठीक वैसे ही काम को क्या किया जाता है कि कोशिकाओं में बांट दिया जाता है अलग अलग, कि ये कोशिका ये काम करेगी और ये कोशिका ये काम करेगी। काम का बंटवारा करना श्रम विभाजन कहलाता है। ठीक है, हाँ तो आप कहिएगा तथा कोशिकाओं के मध्य श्रम विभाजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, श्रम विभाजन पाया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्या पाया जाता है, तो श्रम विभाजन पाया जाता है, बहुकोशिकीय प्राणी कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, पाया जाता है, ये क्या कहलाएंगे, तो कहिएगा बहुकोशिकीय। क्या कहलाएंगे, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय प्राणी, बहुकोशिकीय प्राणी कहलाते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय प्राणी कहलाते हैं, समझ में आ गई होगी, कहलाते हैं। बोलिए तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये समझ में नहीं आया, हाँ ऐसे कोई बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आया, मैंने बता दिया श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है। ठीक है, श्रम विभाजन का मतलब होता है काम को बांट देना, कि आपका जो काम है वो आप कीजिए, मेरा जो काम है मैं कर दूंगा, हाँ ये होता है श्रम विभाजन। और इस प्रकार का श्रम विभाजन ज्यादा देखने को कहाँ मिलती है, तो मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाने वाली जो मधुमक्खियां होती है उनमें ज्यादा दिखाई पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि रानी मधुमक्खी केवल क्या करेगी, अंड का निर्माण करेगी। ठीक है, और नर मधुमक्खी क्या करेगी, हाँ और सेवक का क्या काम है, सेवक का काम है छत्ते का निर्माण करना, मकरंद का निर्माण करना, यानी कि छत्ते में रस को डालना। तो काम बांटा हुआ है। ठीक है, काम क्या हुआ है, बांटा हुआ है, इस वजह से हम क्या कहेंगे कि इसमें भी श्रम विभाजन पाया जाता है। ठीक है, हाँ हाँ बोलिए, समझ में आ गया, हाँ जी चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बढ़े आगे बढ़े जी। चलिए बात करते हैं, अब बात हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे और, ठीक है, उसके बाद क्लास को जो है क्या करेंगे, हाँ हाँ जरूर बताएंगे हाँ ठीक है। अब बात हम लोग करते हैं कि प्राणियों में संगठन का स्तर क्या है, इस पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे होगा, बिल्कुल बिल्कुल देखिए यहाँ पे प्राणियों में संगठन का स्तर का प्रकार क्या है।
संगठन का स्तर का प्रकार आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या रीजन है कि प्राणी का संगठन यानी कि उनका जो शरीर बना हुआ है उनका स्तर यानी संगठन का स्तर का प्रकार क्या है, किस आधार पे उनको बांटा गया, यानी कि किस आधार पे उसको एकत्र, यानी कि ये कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे हमारा शरीर बना हुआ है, हम लोगों का जो शरीर है इस शरीर के बनने का स्तर क्या है, ये मतलब है। यानी कि प्राणियों के संगठन का स्तर का प्रकार, यानी हम लोग प्राणी हुए तो हम जैसे प्राणी या हमको छोड़ करके, हम मनुष्य को छोड़ करके अन्य जो प्राणी हैं उन प्राणियों के शरीर का जो निर्माण हुआ है उसका स्तर का प्रकार क्या है, उसका स्तर का प्रकार क्या है। तो ये बात को समझना है आपको, बात को देखिए घुमाना नहीं, आपको एकदम सिंपल भाषा में समझना है कि हम सबका शरीर है और हम सबका शरीर जो है किस स्तर से बना है। तो पहला तो स्तर क्या हो जाएगा, कोशिकीय स्तर, समझ में आ रहा है। पहला स्तर क्या है, निचले स्तर से सोचिए, आप कहां जाइएगा, एकदम फर्स्ट फ्लोर पे जाइएगा, अंडरग्राउंड में भी चले जाइएगा, लेकिन अंडरग्राउंड की बात नहीं है, यहाँ पे आइए फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर से आपको बढ़ना है तो फर्स्ट क्या है, तो इसका आधार क्या है, तो कोशिका है, तो हम कहेंगे कोशिकीय स्तर है। दूसरा आधार क्या है, तो कहिएगा उत्तक स्तर है, यानी उत्तक स्तर है। उसके बाद तीसरा क्या है, तो अंग स्तर है। और चौथा क्या है, तो आप चौथा कहिएगा अंग तंत्र स्तर है। तब जाकर के बॉडी बना है, क्या बना है, तब जाकर के बॉडी बना है। यानी यहाँ पे आपको देखने को मिला 4 स्तर, कितना मिलेगा, 4 स्तर मिलेगा। यानी कि आपसे अगर कहा जाए कि प्राणियों में 4 प्रकार का संगठन स्तर पाया जाता है, कितने प्रकार का, 4 प्रकार का संगठन स्तर पाया जाता है। और इसको एकदम सिंपल भाषा में समझिए आप लोग, आप सीधे पहले यहां ये लिखेंगे कि प्राणियों में, किसमें, प्राणियों में या जीवों में ना जी, प्राणियों में, प्राणियों में 4 प्रकार का, कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, 4 प्रकार का क्या पाया जाता है, शारीरिक, शारीरिक संगठन पाया जाता है। 4 प्रकार का संगठन स्तर है, कितना, 4 प्रकार का संगठन, संगठन स्तर पाया जाता है। इसमें कितने प्रकार का है जी, 4 प्रकार का है। तो कहिएगा ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया कि ग्राउंड लेवल पे आपको जाना है, और ग्राउंड लेवल क्या है, तो वो है कोशिकीय स्तर। कौन सा है जी, कोशिकीय स्तर। तो यहां लिखेंगे पहला क्या है, तो आप कहिएगा कोशिकीय स्तर है गुरुजी, क्या है, कोशिकीय, कोशिकीय स्तर का, कोशिकीय स्तर का संगठन क्या है, कोशिकीय स्तर का संगठन है। ठीक है, एक तो हो गया ये कोशिकीय स्तर का संगठन हो गया। ठीक है, ग्राउंड को जब छोड़िएगा, यानी कि फर्स्ट लेवल को छोड़िएगा, ओहो कौन है जी, ये ग्राउंड लेवल नहीं समझ पा रहे हैं, ओ कौन है, देहात में अंडरग्राउंड नहीं होता है सर, ओहो देहात में अंडरग्राउंड नहीं होता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे आइए। तो कोशिका स्तर का संगठन हो गया जी। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो इस कोशिकीय स्तर से जैसे ऊपर जाइएगा, जैसे ऊपर जाइएगा तो कोशिकीय स्तर के बाद क्या आता है जी, हाँ कोशिकीय स्तर के बाद आता है उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन। ठीक है, यहां थोड़ा सा लिख लेंगे, कोशिकीय स्तर का शारीरिक है ना जी, शारीरिक संगठन, संगठन। और उसके बाद क्या लिखेंगे, उत्तक स्तर का, किसका, उत्तक स्तर का, स्तर का शारीरिक संगठन। ठीक है, शारीरिक, शारीरिक संगठन 2 हो गया। अब बताइए आप लोग तीसरा क्या होगा, जल्दी से, जल्दी से बताइए तीसरा क्या होगा, आप लोग बताइए, हम नहीं लिखने वाले हैं, जल्दी से बताइए। हाँ हाँ, कहाँ विकास हुआ जी, कहाँ विकास हुआ, अफ्रीका बताएंगे। ठीक है, जीवों की उत्पत्ति पर प्रकाश डालेंगे, हाँ बिल्कुल 5 सेल वाला टॉर्च लाएंगे और जीवों की उत्पत्ति पर प्रकाश जरूर डालेंगे। ठीक है, अभी आपको बताना है कि तीसरा स्तर क्या होगा। अगर तीसरे स्तर की बात करें तो हम बात करेंगे अंग, क्या बात करेंगे, अंग तंत्र का, किसका, भाई देखिए क्या लिखा रहा है, अंग तंत्र या अंग स्तर का पहले आएगा तीसरे नंबर में, अंग स्तर का, अंग स्तर का, किसका आएगा, अंग स्तर का, अंग स्तर का शारीरिक संगठन, क्या है, अंग स्तर का शारीरिक संगठन। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 3। चौथा क्या होगा जी, अगर चौथे नंबर की बात करें तो चौथा नंबर जिसको लास्ट कहेंगे, लास्ट है अंग तंत्र का, किसका है, अंग, अंग तंत्र का, अंग तंत्र,
अंग तंत्र स्तर का, अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन। तो ये हो गया 4 शारीरिक संगठन। तो ये 4 हो गए, ठीक है। ये कितने हो गए? तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्राणियों में संगठन स्तर कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाँ, 4 प्रकार के होते हैं और इन्हीं चारों के बारे में आपको एक एक करके पढ़ना है, जो कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, जो कि कहां पढ़ेंगे हम लोग? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसी को। इसको हम बारी बारी से क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग समझेंगे कि कैसे जो है कोशिकीय स्तर पर जीवों का निर्माण होता है और उस कोशिकीय स्तर में कौन कौन से जीव आते हैं, अंग स्तर में कौन कौन आते हैं, ऊतक में कौन आते हैं और अंग तंत्र में कौन कौन आते हैं। बिल्कुल। अब लास्ट बारी आप लोगों से कि आप लोगों को ये बताना, हाँ एक बात और मैं बता दूं कि जितने बच्चे अभी तक कोर्स में इनरोल नहीं हुए हैं, कोर्स से नहीं जुड़े हुए हैं, बच्चा बहुत कम समय है, जल्दी से आप इनरोल हो जाइए क्योंकि ये चैप्टर नंबर 4 आ गया है। तो एक बार जो है जितने बच्चे नहीं जुड़े हैं कोर्स में, जितने बच्चे नहीं लिए हुए हैं इस परिवर्तन बैच का, तो कृपया जल्दी से आप लोग कोर्स में इनरोल हो जाइए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मिलते हैं कल के क्लास में। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। क्लास जो है आपको कैसा लगा एक बार आप लोग हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। हाँ एकदम बताइएगा क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं कल के क्लास में। हाँ टाइम थोड़ा कम है, बिल्कुल बिल्कुल, बस इसी पे हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। हाँ, और जाने से पहले सभी लोग क्या करेंगे, एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। हाँ सभी लोग लाइक कर दीजिएगा और लाइक करके ही जाइएगा। हाँ, ओहो गुरुजी सपना क्यों आता है? ओहो चलिए मैं बताऊंगा सपना क्यों आता है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हाँ बिल्कुल, अगले दिन बात करेंगे इस पे। हाँ ठीक है, अब टाइम थोड़ा कम है, इसके बाद क्लास भी है। हाँ इस वजह से चेहरे पर मुस्कान देख करके आपको पता नहीं चल रहा है? चलिए ठीक है, मिलते हैं कल के क्लास में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ एंजॉय करते रहिए और पर डे जो है शाम के 4 बजे सभी लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में।